PG welcomes you in PG Point. As I already told you that this unit is most important for the exam point of view, because this unit contains 30 to 35 questions in your examinations if your question paper is in MCQs format. So let's start the today's session. In the previous class I already teach you chapter number 13, which is your University Education Commission, that is also called Radhakrishnan Commission 1948 to 1949. ठीक है, इसके साथ में जो आज आपको पढ़ना है वो पढ़ना है माध्यमिक शिक्षा आयोग, जिसको आप माँ से माध्यमिक, माँ से मुदालियर ऐसे भी याद रख सकते हैं, मुदालियर आयोग के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके विषय में हम लोग पूरा डिटेल एनालिसिस कर रहे होंगे। जैसे ही आप आज ये पढ़ लेंगे, कल आपको हम पढ़ाएंगे कोठारी कमीशन। हर एक चैप्टर को हम अगर रामबाण कह दें तो ये मान के चलिए कि ये रामबाण कहना गलत नहीं होगा। ये ना सिर्फ आपके आज, अपितु जब आप अपना KVS NVS दोगे आगे चल के, है ना, या आप अपना अगर एमएड का एंट्रेंस देने जा रहे हो, ठीक है, किसी भी यूनिवर्सिटी का हो, या आप आगे चल के अपना नेट जो दोगे एजुकेशन से अगर आप चाहोगे, ठीक है, तो वहाँ पर ये सारे क्वेश्चंस आपके काम आने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छे से चीज़ों को पढ़ते हुए चलिएगा, ताकि एक बार अगर डिटेल में पढ़ लो तो आगे चल के फिर आपको रिवीजन करना रह जाए, कभी इतना डिटेल में पढ़ना नहीं रह जाए, है ना। हम लोग एक एक विषय में बात कर रहे होंगे। जो आपका क्या है, आज का विषय है मुदालियर आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग। उसके बाद में आप शिक्षा आयोग, कोठारी कमीशन के बारे में, फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, फिर उसके बाद में कार्यान्वयन कार्यक्रम 1992, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज योर्स NEP 2020। NEP 2020 तो मैं सोच रही हूँ आपको नोट्स के माध्यम से पढ़ाऊंगी, एक बहुत अच्छी सी स्लाइड वगैरह बना करके, है ना, लेकिन वो समय बताएगा कि मुझे क्या करना है। बुक भी पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि मैंने कुछ भी नहीं स्किप किया। सच बताऊँ तो जो हमने आप लोगों को चैप्टर वाइज नोट्स दिया है उसमें हमने क्या किया, NEP 2020 के पूरे हर एक चीज़ उसमें हमने मतलब फ़ोटो क्लिक करके, इसकी जो आई थिंक पता नहीं दूसरी बुक है कोई तीसरी बुक है, क्योंकि एक सब्जेक्ट की 3-3 4-4 बुक हैं, कुछ पुरानी बुक्स भी हैं, तो वो हमने आप लोगों को उसी से क्लिक करके पूरा उसमें लिख दिया, क्योंकि हर एक लाइन ये मान के चलो इम्पॉर्टेंट है NEP 2020 की। पेपर 1 पेपर 2 दोनों में क्वेश्चन बनेगा आपका, या आप आज हमसे लिख के ले लो। अगर आपका पेपर MCQ फॉर्मेट में होता है, उस परिप्रेक्ष्य में बात करें तो कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन NEP से ही देखने को मिल जाएंगे आपको, है ना। तो बहुत अच्छे से चीज़ों को कवर करते रहिए, नो डाउट पेपर बहुत अच्छा होगा आप लोगों का। तो देखो, माध्यमिक शिक्षा आयोग, जिसको आप मुदालियर आयोग के भी नाम से जानते हैं, आइए समझते हैं कि इसका गठन कब हुआ। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय शिक्षा में विद्यमान दोषों को दूर करना, उसका पुनर्गठन करना आवश्यक हो गया था। अंग्रेजों द्वारा प्रदत्त शिक्षा जो थी वो दोषपूर्ण थी और एक स्वतंत्र तथा विकास उन्मुख देश के लिए उपयोगी नहीं थी। विद्यार्थी, शिक्षक, शिक्षा शास्त्री और देश के कर्णधार सभी देश की शिक्षा प्रणाली को बदली हुई भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल बनाना चाहते थे। उच्च शिक्षा के पुनर्गठन के लिए विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, राधाकृष्णन आयोग की नियुक्ति की जा चुकी थी। अब देखो, उच्च शिक्षा के लिए तो आपने अभी कल ही पढ़ा था, जो आपका राधाकृष्णन आयोग था उसने सारा काम किसके लिए किया था, हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा के लिए किया था। किसकी, केंद्रीय सलाहकार बोर्ड ने 1948 में माध्यमिक शिक्षा में सुधार के लिए, अब भाई उच्च शिक्षा में तो आपने देख लिया, अब माध्यमिक शिक्षा पे आ जाओ जरा। तो जो आपकी केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड है, इसने 1948 में, कब, तो 1948 में माध्यमिक शिक्षा में सुधार करने के लिए सरकार को आयोग नियुक्ति करने का सुझाव दिया था। 1951 में बोर्ड ने अपनी इस मांग को पुनः दोहराया। मतलब जैसे इस सुनवाई नहीं हुई, जैसे इस समय BED BTC का फैसला नहीं आ रहा है, तो भाई क्या हो सकता है कि हम लोग उनको जो है एक एप्लीकेशन ही लिख सकते, लेकिन वो भी उन्होंने मान्य नहीं किया था। इस चीज़ को लेकर के एक एप्लीकेशन भी, हालांकि टॉपिक छिड़ गया तो बता दें कि एप्लीकेशन वगैरह जो भी प्रोसीजर होता है वो किया गया था। तो उन्होंने ये कहा था कि जो आपका सुप्रीम कोर्ट है वो एक ऐसी बॉडी है जो खुद के डिसीजंस किसी भी समय खुद दे सकती है, उस पर आप किसी चीज़ का फोर्स या प्रेशर नहीं दे सकते। तो वहाँ से वो बात भी रद्द हो गई थी, है ना। तो भाई हम बता रहे हैं आपको कि 1951 में बोर्ड ने अपनी इस मांग को पुनः दोहराया था। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने सुझाव और प्रबुद्ध देशवासियों की मांग को स्वीकार करते हुए भारत सरकार ने, कब भैया, तो भारत सरकार ने 23 सितंबर 1952 को डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति की। तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है कि माध्यमिक शिक्षा में सुधार करने के लिए सरकार को आयोग नियुक्ति करने का सुझाव कब दिया,
सन 1948 में दिया। ठीक है, बोर्ड ने अपनी इस मांग को पुनः कब दोहराया, तो उसके 2 साल के बाद यानी कि 1951 में। ठीक है, उसके बाद में ये इस चीज़ को स्वीकार कब किया गया, तो भारत सरकार ने 23 सितंबर 1952 को डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति, आयोग के गठन निम्न प्रकार से किया गया। सबसे पहली बात तो इस आयोग के गठन के जो अध्यक्ष थे वो थे आपके डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, जो उपकुलपति थे मद्रास विश्वविद्यालय के। अन्य सदस्य के अंतर्गत आपके डॉक्टर केनेथ रस्ट विलियम्स, जो आपके एसोसिएट डायरेक्टर थे सदर्न एजुकेशनल बोर्ड अटलांटा यूएसए। जॉन क्रिस्टी, जो आपके प्रिंसिपल जीसस कॉलेज ऑक्सफोर्ड के थे। डॉक्टर के.एल. श्रीमाली, जो आपके प्रिंसिपल विद्या भवन टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज उदयपुर से थे। श्रीमती हंसा मेहता, उपकुलपति बड़ौदा विश्वविद्यालय। जे.ए. टारपोरवाला, डायरेक्टर टेक्निकल एजुकेशन बम्बई सरकार। उसी तरीके से आपके एम.टी. व्यास, के.जी. सैयदीन, डॉक्टर ए.एन. बसु, डॉक्टर S.M.M. चारी। ठीक है, ये आपके क्या थे, सहायक सचिव थे, और डॉक्टर ए.एन. बसु आपके सदस्य सचिव थे। ठीक, डॉक्टर मुदालियर के अध्यक्ष होने के कारण इस आयोग का नाम मुदालियर आयोग पड़ा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मुदालियर आयोग नाम कैसे पड़ा माध्यमिक शिक्षा आयोग का, तो आप क्या बताएंगे कि भैया उस समय अध्यक्ष जो थे वो इस समिति के या इस आयोग के वो डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे, इसलिए इनके नाम पर हमने इसका नाम माध्यमिक शिक्षा आयोग का मुदालियर आयोग के नाम से भी कहा। आयोग की नियुक्ति का उद्देश्य क्या था और उसके जांच क्षेत्र क्या थे, यानी कि हम लोगों ने ये आयोग क्यों बनाया। सबसे पहला क्वेश्चन, इस आयोग को हमने क्यों बनाया, क्यों, और इसके क्या एम्स थे, यानी कि इसके अगर बना दिया है तो इसके क्या क्या काम थे ये बताना है। जैसे आप घर में कोई पूजा करवाते हो तो ये पूजा क्यों करवाई गई, ठीक, और अगर अच्छा पूजा हो ही रही है तो इस पूजा से क्या क्या उद्देश्य है, यानी कि भाई ग्रह शांति की पूजा है कि सत्यनारायण भगवान की कथा है कि क्या है ना। तो वही चीज़ है कि आयोग की अगर नियुक्ति की गई है तो उद्देश्य क्या है उसका और उसका जांच क्षेत्र क्या है ना। तो आयोग की नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य देश में प्रचलित माध्यमिक शिक्षा प्रणाली की जांच करना और उसके पुनर्गठन व सुधार के लिए सुझाव देना था। आयोग से निम्नलिखित विषयों पर सुझाव देने को, तो जो आपका माध्यमिक शिक्षा था है ना, इसके उद्देश्यों को, संगठन को और पाठ्यक्रम को जानना, माध्यमिक शिक्षा के प्राथमिक, बेसिक और उच्च शिक्षा से क्या रिलेशंस होता है, साथ में इससे संबंधित जो अन्य प्रॉब्लम्स हैं, विभिन्न प्रकार के जो माध्यमिक विद्यालय हैं इनका आपस में क्या संबंध है। आयोग ने माध्यमिक शिक्षा से संबंधित क्या किया, एक प्रश्नावली तैयार की, ठीक है, और उसे देश के शिक्षा विशेषज्ञों, शिक्षकों व शिक्षा संस्थानों के पास भेजा। माध्यमिक शिक्षा की समस्याओं के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए आयोग ने देश के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया और शिक्षा अधिकारियों तथा शिक्षा शास्त्रियों से विचार विमर्श किया। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जानकारी के आधार पर अथक परिश्रम करके आयोग ने यह रिपोर्ट तैयार की और उसे कब भैया 29 अगस्त 1953 को भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया। सबसे पहली बात तो आपको ये सब चीज़ें याद रखनी है क्या कि आयोग पहली बात तो कब उसको तैयार किया गया या कब उसको परमिशन मिली, उसके बाद में उसने जो भी अपनी रिपोर्ट बनाई उसको कब प्रस्तुत किया और कब उसको मान्यता की गई। ये 3 सन आपको ज़रूर याद रखने हैं हर एक आयोग के, चाहे वो कोई भी हो। आयोग की सिफारिशें क्या थी, यानी कि जो इन्होंने सिफारिशें की वो क्या थी। तो अब माध्यमिक शिक्षा के दोष इन्होंने क्या क्या बताया तो समझो। इन्होंने कहा माध्यमिक शिक्षा कैसी है, बुकिश है यानी कि पुस्तकीय है और अव्यवहारिक है, बिहेवियर नहीं है उसमें, ठीक है। उसके बाद में उसका जीवन से कोई संबंध ही नहीं है, मतलब वो नॉन रिलेटेबल है लाइफ से। इन्होंने कहा कि जो शिक्षा है वो एकांगी व संकीर्ण है, यानी कि उसका कोई भी कोई भी उसका एक कह सकते हैं वाइड या वास्ट प्रोसीजर नहीं है। इसके द्वारा बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास भी संभव नहीं है। माध्यमिक शिक्षा एक अमनोवैज्ञानिक है, इसमें विद्यार्थियों की रुचियों, भावनाओं और क्षमताओं का ध्यान नहीं रखा जाता है। माध्यमिक शिक्षा में अंग्रेजी को प्रमुख स्थान प्राप्त है, समझते जाइएगा हर एक पॉइंट को। माध्यमिक शिक्षा में किसको प्रमुख स्थान, तो इंग्लिश को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल दिया हुआ है। अंग्रेजी के शिक्षा के माध्यम और अध्ययन का अनिवार्य विषय होने के कारण उसका समुचित ज्ञान प्राप्त करने में विद्यार्थियों का समय और शक्ति व्यर्थ में ही नष्ट होती है। माध्यमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम इन्होंने कहा कि दोषपूर्ण है। इसके द्वारा विद्यार्थियों में केवल विश्वविद्यालयों में प्रवेश करने की योग्यता पैदा की जाती है ना। और इन्होंने कहा कि शिक्षण विधियां जो हैं वो बहुत ही पुरानी हैं, सदियों से चली आ रही हैं। ये विधियां विद्यार्थियों को जो है, जो विधि हैं, जो मेथड्स हैं, ये इनको बच्चों को इफेक्ट नहीं डालते हैं। साथ में शिक्षा में परीक्षा का प्रभुत्व है, यानी कि सब कुछ जो इम्पोर्टेंस दी गई है वो एग्जाम्स को दी गई है ना। शिक्षा
विद्यार्थियों को परीक्षा पास कराने की दृष्टि से शिक्षा प्रदान करते हैं। मतलब टीचर ये सोचता है कि बस बच्चा पास हो जाए, बस उसका यही एक रोल है ना, उसका एजुकेशन मतलब उसको ज्ञान हो ना हो, डीपली नॉलेज हो ना हो, इट डजेंट मैटर, बस वो पास हो जाए। साथ ही परीक्षा जो प्रणाली है वो भी बहुत दोषपूर्ण थी। इससे विद्यार्थियों की वास्तविक ज्ञान की योग्यता का पता ही नहीं चल पा रहा था। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अधिक होने से शिक्षकों और विद्यार्थियों के बीच मधुर व घनिष्ठ संपर्क भी नहीं स्थापित हो रहा था। अब एक क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे होंगे ना, तो अब थोड़ी ना इतना जल्दी बच्चा टीचर इंटरेक्ट कर पाएगा। वर्तमान शिक्षा में विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था, जिससे विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता पैदा होती थी। माध्यमिक विद्यालयों में पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं की समुचित व्यवस्था नहीं है। माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य क्या है, तो ये समझिए अब आप। सबसे पहली बात तो लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास करना, यानी कि माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य भारतीय धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रीय गणतंत्र के उत्तरदायित्व को वहन कर सकने योग्य नागरिकों का निर्माण करना होना चाहिए। शिक्षा द्वारा बालकों में सहयोग, सहिष्णुता, अनुशासन, सामाजिकता की भावना और देश प्रेम आदि गुणों को उत्पन्न किया जाना चाहिए। यानी कि उनके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए, एक टीचर के थ्रू डेवलप करवाई जानी चाहिए। उनमें कर्तव्य और अधिकार के प्रति जागरूकता उत्पन्न करनी चाहिए। उनमें भारतीय संस्कृति, जो उनका इंडियन कल्चर है, जो उनके रिचुअल्स हैं, उससे उनको क्या करवाया जाए, उससे उनको मतलब एक तरीके से जानकारी दी जाए, है ना। ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। व्यवसायिक कुशलता में वृद्धि होनी चाहिए। यानी कि करिकुलम जो है, जो पूरा सिलेबस है, माध्यमिक शिक्षा जो है वो इस प्रकार से होनी चाहिए कि वो आगे चल करके बच्चे को दर दर ना भटकना पड़े। पढ़ाई करने के बाद वो स्वतंत्र रूप से किसी भी व्यवसाय को कर सके, ऐसी होनी चाहिए। साथ में व्यक्तित्व का विकास भी होना चाहिए। व्यक्तित्व का विकास मतलब ऐसे समझ लो आपकी बालक का सर्वांगीण विकास हो। आप अगर बच्चे को माध्यमिक शिक्षा दे रहे हैं, उस स्तर पर बच्चा अगर शिक्षा ग्रहण कर रहा है, तो उसके शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावात्मक, सांस्कृतिक सभी प्रकार का विकास उसमें हो, है ना। और उनमें अपने जन्मजात गुणों को विकसित करने और इन गुणों का प्रयोग करने की क्षमता उत्पन्न की जानी चाहिए। नेतृत्व के विकास की अगर मैं बात करूँ, डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप की अगर मैं बात करूँ, तो माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों में नेतृत्व की भावना का विकास करना होना चाहिए। इस देश में लोकतंत्र की सफलता के लिए ये आवश्यक है कि विद्यार्थियों में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों, सामाजिक, राजनीतिक, औद्योगिक, सांस्कृतिक, इन सब में नेतृत्व करने की शक्ति विकसित की जाए, जिससे वे अपने उत्तरदायित्व को भली प्रकार से निर्वहन कर सकें। अच्छा, अब आयोग के शब्दों में इस बात को कैसे कहा गया। आयोग ने कहा कि माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य इस प्रकार की शिक्षा देना है। तो बेटा किस प्रकार की शिक्षा देना है, जिससे छोटे छोटे वर्ग समूह, जो मोहल्ले हैं, गांव हैं, इनका अच्छा नेतृत्व मिले। माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने वाला विद्यार्थी ये नेतृत्व कर सकता है और अपने छोटे से समूह का पथ प्रदर्शन कर सकता है। माध्यमिक शिक्षा के संगठन की अगर हम बात करें, तो आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के संगठन के संबंध में कुछ सुझाव दिए थे। क्या क्या सुझाव दिए थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन जो बनता है वो यहीं से बनता है। पहला सुझाव दिया कि माध्यमिक शिक्षा की अवधि कितनी वर्ष होनी चाहिए, 7 वर्ष। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग या मुदालियर आयोग के अनुसार माध्यमिक शिक्षा की अवधि होनी चाहिए 3 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्ष। तो आप क्या लगा कर क्या होगा, 7 वर्ष। और इस अवधि को कितने भागों में विभाजित किया जाना चाहिए, 2 भागों में। 7 वर्ष को 2 भागों में विभाजित किया जाना चाहिए। पहला तो 3 वर्ष और दूसरा आपका 4 वर्ष। जो 3 वर्ष होगा इसको हम लोग जूनियर माध्यमिक स्तर बोलेंगे, जो ये 4 वर्ष होंगे इसको हम लोग सीनियर माध्यमिक स्तर बोलेंगे, ठीक। उसके बाद में माध्यमिक जो शिक्षा होती है वो 11 वर्ष से 17 वर्ष तक के छात्र छात्राओं के लिए होनी चाहिए। वर्तमान इंटरमीडिएट कॉलेज को समाप्त कर दिया जाए, उनकी 11वीं कक्षा को माध्यमिक विद्यालयों में और 12वीं कक्षा को डिग्री कॉलेज में सम्मिलित कर दिया जाए। इन्होंने क्या कहा कि इंटरमीडिएट जो कॉलेज है उनको ख़त्म कर दो, और जो 11th क्लास है यानी कि 11वीं कक्षा है, इसको माध्यमिक विद्यालयों के साथ जोड़ दो, और जो 12वीं कक्षा है यानी कि जो 12th है उसको डिग्री कॉलेज के साथ जोड़ दो। स्नातक पाठ्यक्रम 3 वर्ष का कर दिया गया था, ये तो आपने पिछले भी उसमें देखा। बहुउद्देशीय विद्यालयों यानी कि मल्टीपर्पज स्कूल की स्थापना की जाए। इन विद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम की व्यवस्था की जाए, जिन्हें विद्यार्थी अपनी योग्यता, क्षमता, रुचि, सामर्थ्य और उद्देश्य के अनुसार चयन कर सके। प्राविधिक विद्यालय जो टेक्निकल स्कूल्स होते हैं, इनकी स्थापना अधिक से अधिक संख्या में की जाए। जहाँ तक संभव हो इसकी स्थापना कल कारखानों के निकट की जाए, जिससे ये विद्यालय कल कारखानों से घनिष्ठ सहयोग के साथ साथ कार्य कर सके। बड़े नगरों में प्रौद्योगिक संस्थान यानी कि जो बहुत सारे बड़े सिटी वगैरह होते हैं वहाँ पर टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशंस की स्थापना की जाए। औद्योगिक शिक्षा के प्रसार यानी कि इंडस्ट्रियल एजुकेशन के प्रसार और विकास हेतु क्या करना चाहिए भैया, उद्योग शिक्षा कर यानी कि इंडस्ट्रियल एजुकेशन टैक्स लगाया जाए। ग्रामीण विद्यालय जो हैं इनमें कृषि की शिक्षा दी जाए, क्योंकि भारत कैसा है भैया, कृषि प्रधान देश है। और उसके बाद में इन विद्यालयों में कुटीर उद्योग जो धंधा पशुपालन है वो
है ना, उद्यान विज्ञान, इन सब की व्यवस्था की जाए। जो आपके पब्लिक स्कूल्स हैं इसको समय समय पर इसी प्रकार चलने दिया जाए। बाद में इसका संगठन माध्यमिक विद्यालयों के अनुरूप कर दिया जाए। सरकार द्वारा इन संस्थाओं को दिया जाने वाला अनुदान यथाशीघ्र कम कर दिया जाए। बालिकाओं के पाठ्यक्रम में गृह विज्ञान को सम्मिलित किया जाए, यानी कि होम साइंस को इंक्लूड किया जाए। जहाँ संभव हो उन स्थानों पर बालिकाओं के लिए पृथक विद्यालय स्थापित किए जाए। कहने का आशय ये है कि इफ़ पॉसिबल देन मेक, कह सकते हैं हम कि डिफरेंट स्कूल्स फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स, है ना। उसके बाद में सह शिक्षा वाले जो, यानी कि जो को स्टडी वाले विद्यालय हैं, इनमें बालिकाओं और शिक्षिकाओं की सुविधा पर विशेष ध्यान रखा जाए। देश के विभिन्न भागों में आवास विद्यालय, ये रेजिडेंशियल स्कूल है, इनकी व्यवस्था की जाए। अंधे, गूंगे, बहरे आदि बाधित जो बालक होते हैं, हैंडीकैप्ड जो चिल्ड्रन होते हैं, इनकी शिक्षा के लिए विशिष्ट विद्यालयों की स्थापना की जाए। ऐसा आपके मुदालिया आयोग या माध्यमिक शिक्षा आयोग के द्वारा क्या की गई थी, सिफारिशें की गई थी। भाषा के अध्ययन को लेकर के इन्होंने कहा कि माध्यमिक स्कूलों जो विद्यालय हैं इनमें शिक्षा का माध्यम जो हो मातृभाषा अथवा प्रादेशिक भाषा होनी चाहिए। मिडिल स्कूल के स्तर पर प्रत्येक विद्यार्थी को कम से कम 2 भाषाएं सिखानी जानी चाहिए, परंतु एक ही वर्ष में 2 भाषाएं प्रारंभ नहीं की जानी चाहिए। अंग्रेजी तथा हिंदी की शिक्षा जूनियर बेसिक स्तर के बाद ही दी जानी चाहिए। उच्चतर माध्यमिक स्तर पर कम से कम 2 भाषाओं का अध्ययन कराना चाहिए। इन भाषाओं में से एक मातृभाषा और एक प्रादेशिक अवश्य होनी चाहिए। माध्यमिक शिक्षा जो माध्यमिक विद्यालय थे इनमें इन्होंने पाठ्यक्रम को लेकर के क्या कहा, तो देखो इन्होंने कहा कि माध्यमिक शिक्षा स्वयं में एक पूर्ण इकाई होनी चाहिए, उसे विश्वविद्यालय शिक्षा का आधार मात्र नहीं होना चाहिए। पाठ्यक्रम विद्यार्थियों की विभिन्न रुचियों और प्रवृत्तियों का विकास करने वाली होनी चाहिए। साथ में इसमें फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि लचीलापन होना चाहिए और उसे विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित किया जाना चाहिए। जैसे आपने देखा NEP 2020 आ गई, तो इसका मतलब इसके पहले जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी उसमें कुछ ना कुछ तो कमियाँ थी, जिसको सुधारने के लिए आज ये पॉलिसी आई। हो सकता है जब आपके बच्चों के बच्चे आ जाएं तब तक जो है ये वाली ख़त्म कर दी जाए NEP 20, तब पता चले कोई नई NEP आ गई, है ना, नया NCF बन के आ गया। तो ये सब चीज़ें परिवर्तनीय संसार का नियम ऐसा गीता में कहा गया है और ये हर जगह आपका लागू होता है। पाठ्यक्रम सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला होना चाहिए। पाठ्यक्रम में सम्मिलित विषयों का सहसंबंध यानी कि आपस में कोरिलेटेड होने चाहिए और इनका समय का जो सदुपयोग है वो सिखाने वाला होना चाहिए। साथ में पाठ्यक्रम निर्धारित करते समय विद्यार्थियों की जो व्यक्तिगत भिन्नताएं इनको ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। आप अपना सिलेबस एक कोर्स इस तरीके से नहीं बनाइए कि आप सिर्फ और सिर्फ टॉपर बच्चों को ध्यान में रख रहे हैं। आपको हर एक बच्चे को एक क्लास में लेकर के चलना है। आइदर ही और शी इज़, कह सकते हैं हम कि कुशाग्र बुद्धि बालक या बालिका हो, या आपकी मंद बुद्धि बालक या बालिका हो, या सामान्य बुद्धि बालक या बालिका हो, है ना, आप सबको इक्वल लेकर के चलना है। आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में निम्नलिखित विषय निर्धारित किए। आप देखो, अब माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में यानी कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स बताए, तो मिडिल अथवा जूनियर हाई स्कूल के लिए इन्होंने क्या बताया कि मिडिल अथवा निम्न माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम में निम्नलिखित विषय रखे जाएँ: भाषाएं, समाज विज्ञान, सामान्य विज्ञान, गणित, कला और संगीत, शिल्प और शारीरिक शिक्षा। वहीं उच्च माध्यमिक स्तर पर इन्होंने कहा कि क्या कहा कि उच्च माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम में विविधता होनी चाहिए, यानी कि अब क्या होनी चाहिए भैया, वैराइटीज़ होनी चाहिए, डाइवर्सिटी होनी चाहिए, जिससे विद्यार्थियों की योग्यताओं और अभिरुचियों का विकास किया जा सके। भाई सीधी सी बात है, किसी को हिस्ट्री पढ़ना पसंद है, किसी को गणित पढ़ना पसंद है, तो अनिवार्य जो विषय थे उसके अंतर्गत इन्होंने भाषा को रखा, समाज विज्ञान, सामान्य विज्ञान, कोई एक शिल्प जो जैसे कि मुद्रण का कार्य, सिलाई व कसीदाकारी, कताई बुनाई, धातु का काम, मॉडल बनाने का काम, यानी कि स्किल बेस्ड कोई एक काम, ये इन्होंने अनिवार्य विषय रखा। वैकल्पिक विषय जो बच्चा खुद चुने उसके लिए इन्होंने क्या किया, 7 समूहों में से किसी एक समूह के 3 विषयों का चयन करना हो, ऐसा कहा जाए। जैसे 7 समूह है तो जैसे एक समूह है तो इसके अंदर 8 विषय हैं, इनमें से कोई 3 विषय बच्चा चुने ऑप्शनल में। तो जैसे आप लोग नहीं अपने B.Ed फर्स्ट सेमेस्टर में, जैसे B.Ed फोर्थ सेमेस्टर में कुछ बच्चे शैक्षिक मूल्यांकन लेंगे, कुछ योग वाला शिक्षा का लेंगे, हाँ लोगे तो एक ही, वैसे उसी तरीके से वैकल्पिक विषय में तब के समय में इन्होंने कहा कि समूह हम 7 बना दे रहे हैं, लेकिन किसी एक समूह से आप 3 विषयों का चयन करेंगे, ठीक है। अब जैसे मानव विज्ञान है, आपका ह्यूमैनिटीज है, तो इसके अंतर्गत आपके शास्त्रीय भाषाएं जो अनिवार्य विषय में ना ली गई हो, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, मनोविज्ञान, तर्कशास्त्र के सिद्धांत, गणित, संगीत, गृह विज्ञान। समूह 2 की अगर बात की जाए विज्ञान की, तो इसके अंतर्गत आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, मैथ्स, है ना, फिजिकल एजुकेशन और उसके बाद में हेल्थ एजुकेशन को शामिल किया गया। समूह 3 था आपका प्राविधिक टेक्निकल से संबंधित, जिसके अंतर्गत व्यवहारिक गणित एवं ज्यामितीय ड्राइंग यानी कि अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड ज्योमेट्रिकल ड्राइंग, व्यवहारिक विज्ञान, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इसी के साथ में जो आपका समूह 4 था वाणिज्य के अंतर्गत वाणिज्यिक प्रयोग, बही खाता,
वाणिज्य, भूगोल या अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र, या फिर शॉर्ट हैंड टाइप राइटिंग। कृषि के अंतर्गत जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो आपके सामान्य कृषि, पशुपालन, बागवानी और पादप विज्ञान, और साथ में कृषि विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। इसके साथ में ललित कलाओं, फाइन आर्ट्स के अंतर्गत आपका कला का इतिहास, ड्राइंग और डिजाइनिंग, चित्रकला, मॉडल बनाना, संगीत और नृत्य। साथ में जो 7वां समूह था वो आपका गृह विज्ञान से संबंधित है, जिसके अंतर्गत गृह अर्थशास्त्र, पोषण पाक कला, साथ में मातृकला और शिशु पालन के साथ में गृह प्रबंध और गृह परिचर्या के विषय में चीज़ें इन्होंने बताई कि ऑप्शनल सब्जेक्ट में ये होना चाहिए। शिक्षण विधियों के विषय में भी इन्होंने कहा, क्या कहा कि इन्होंने कहा कि शिक्षण विधियों का उद्देश्य केवल ज्ञान प्रदान करना ही नहीं होना चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ आप उनको बस ज्ञान दिए जा रहे हो, अपितु उनका उद्देश्य विद्यार्थियों में उचित मूल्यों, आदर्शों, मान्यताओं, दृष्टिकोण तथा कार्य करने की आदतों का विकास करना होना चाहिए। शिक्षण विधियों में शब्दों द्वारा ज्ञान देने पर बल न दिया जाए, अपितु ज्ञान को क्रिया या योजना बनाकर दिया जाए। माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा मौखिक या भाषण विधि से न दी जा करके क्रिया विधि, यानी कि हमने आपको बताया ना, माध्यमिक विद्यालय जो होते हैं यहाँ पर भी आप लेक्चर मेथड को नहीं अपनाओ, बल्कि आप क्रिया विधि यानी कि एक्टिविटी मेथड हो गया, प्रोजेक्ट मेथड हो गया, इन सबसे बच्चों को पढ़ाओ तो वो और जल्दी सीखेंगे। विषयों में शिक्षण में स्पष्ट चिंतन होना चाहिए। जब भी आप टीचिंग कर रहे हो, पढ़ा रहे हो, तो आपको अपने विषय का विशेष ज्ञान होना चाहिए, ताकि बच्चा क्वेश्चन पूछे तो आप उसके सामने अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन कर पाओ। इससे क्या होगा, शिक्षण विधियाँ ऐसी होनी चाहिए जिनसे बच्चों में, विद्यार्थियों में आत्माभिव्यक्ति के अधिक से अधिक अवसर प्राप्त हो सकेंगे। शिक्षण प्रणाली ऐसी हो जिससे विद्यार्थी में स्व अध्ययन की आदत विकसित हो सके। शिक्षण में दृश्य श्रव्य साधन का समुचित प्रयोग किया जाए। शिक्षण विधियाँ ऐसी हों जिनमें विद्यार्थियों के समूह कार्य को अधिक का अधिक अवसर मिल सके। प्रगतिशील शिक्षण विधियों को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रयोगात्मक एवं प्रदर्शनात्मक विद्यालयों की स्थापना की जाए। पाठ्य पुस्तकों के विषय में अगर हम बात करें तो इन्होंने कहा कि पाठ्य पुस्तकों को स्तर ऊंचा उठाने के लिए एक उच्च अधिकारी प्राप्त पाठ्य पुस्तक समिति यानी कि हाई पावर टेक्स्ट बुक कमेटी का निर्माण किया जाए। एक विषय के लिए कई पाठ्य पुस्तक निर्धारित की जानी चाहिए, जिससे कि विद्यालय अपनी इच्छा अनुसार उनमें से अपनी रुचि की पाठ्य पुस्तक का चयन कर सके। पाठ्य पुस्तक में ऐसी कोई सामग्री नहीं होनी चाहिए जिससे किसी वर्ग या समुदाय के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुँचे। पाठ्य पुस्तकों में जल्दी परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए। साथ में अब देखो, कोर्स बेचने के लिए, सिलेबस बेचने के लिए हर क्या होता है भैया, बुक चेंज कर देते हैं। आप लोग जैसे जो क्लास 5 में इस बार चल रही है, पता चले इस बार स्वान पब्लिकेशन की चल रही है, अगली बार आरलाल पब्लिकेशन की चलने लगी है ना, तो इसलिए ये लोग बदल लेते हैं पब्लिकेशंस और राइटर्स वगैरह, ताकि इनका कोर्स बिक पाए, है ना। उसी तरीके से यहाँ पर भी कहा गया है कि विद्यालय के पुस्तकालय के अतिरिक्त प्रत्येक विद्यालय में कक्षा पुस्तकालय और विषय पुस्तकालय भी होना चाहिए। प्रत्येक विद्यालय में पुस्तकालय में प्रशिक्षक पुस्तकालय अध्यक्ष भी होना चाहिए, है ना। चरित्र निर्माण की शिक्षा को लेकर के भी इन्होंने कहा कि विद्यार्थियों में जो चरित्र निर्माण है, कैरेक्टर बिल्ड है, ये इसका भी उत्तरदायित्व किसका होता है भैया, टीचर का। ये मान के चलो, हाँ, छोटे से लेकर के बड़े तक सारी जिम्मेदारी टीचर की होती है ना। क्योंकि बच्चा आपके साथ 6 घंटा रह रहा है और वो एक तरीके से उस समय कच्ची मिट्टी के समान है। आप उसको जिस प्रकार से ढालोगे उस प्रकार से उसका चरित्र का निर्माण होगा, है ना। तो विद्यालय में अनुशासन को स्थापित करने के लिए शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच घनिष्ठ और मधुर संबंध स्थापित होने चाहिए। विद्यार्थियों को यथासंभव सुशासन के अवसर दिए जाने चाहिए, जिससे उनमें स्वावलंबन, आत्मविश्वास, अनुशासन और नेतृत्व के गुणों का विकास हो सके। विद्यालयों में सामूहिक खेलों और पाठ्यक्रम यानी कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। ठीक इस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए। और विद्यालय में जो आपके एनसीसी, प्राथमिक चिकित्सा, स्काउटिंग, गाइडिंग और जूनियर रेड क्रॉस, इन सब की व्यवस्था की जानी चाहिए, ताकि बच्चे अच्छे से फिजिकली भी क्या हो पाए, मजबूत हो पाए। विद्यार्थियों के शारीरिक कल्याण की अगर मैं बात करूँ तो विद्यालय में विद्यालय स्वास्थ्य सेवा, स्कूल मेडिकल सर्विसेज की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए। विद्यार्थियों के स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य कराई जानी चाहिए। और निरंतर अस्वस्थ रहने वाले विद्यार्थियों की जांच बार बार कराई जानी चाहिए। जैसे बार बार बच्चा बीमार पड़ रहा है, कोई दिक्कत आ रही है बार बार, तो उसकी क्या करना चाहिए भैया, फिजिकल हेल्थ जो पूरी बॉडी चेकअप होता है उसके लिए उसको भेज देना चाहिए, ताकि वो करा ले, है ना। माध्यमिक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षण को समुचित महत्व दिया जाना चाहिए और विद्यार्थियों में शारीरिक श्रम के प्रति प्रेम व उत्साह पैदा किया जाना चाहिए। छात्रावासों में विद्यार्थियों के लिए अच्छे और पौष्टिक भोजन की व्यवस्था की जानी चाहिए। साथ में विद्यार्थियों की शारीरिक क्रियाओं का पूरा रिकॉर्ड भी विद्यालय में रखा जाना चाहिए। निर्देशन और परामर्श जो आपका पूरा एक विषय था आपके 3rd सेमेस्टर में, गाइडेंस एंड काउंसलिंग सर्विसेज की, अब मैं क्या ही बात करूं। इन्होंने इसमें कहा है कि शिक्षा अधिकारियों को विद्यार्थियों को शैक्षिक निर्देशन और परामर्श पर ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस सिर्फ आप पढ़ाओ और निकल लो, ऐसा नहीं होना चाहिए।
पढ़ाने के साथ साथ में बच्चों को मोटिवेट करना, उनको गाइड करना है ना, उनको काउंसलिंग करना, ये सब आपके एक एज अ टीचर काम है। विद्यार्थियों की मानसिक योग्यताओं, क्षमताओं, रुचियों और अभिरुचियों आदि की जानकारी के आधार पर उनको निर्देशन और परामर्श दिया जाना चाहिए। साथ में विद्यालयों में प्रशिक्षित निर्देशन अधिकारियों और जीविकोपार्जन शिक्षकों की नियुक्ति की जानी चाहिए। निर्देशन अधिकारियों और जीविकोपार्जन शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए केंद्रीय सरकार को भिन्न भिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना चाहिए। ठीक, इसी तरीके से परीक्षा और मूल्यांकन को लेकर के भी इन्होंने अपनी बातें कही। क्या कहा इन्होंने? कहा कि बाह्य परीक्षा की संख्या में कमी आनी चाहिए और माध्यमिक शिक्षा समाप्ति पर केवल एक सार्वजनिक परीक्षा होनी चाहिए। विद्यार्थियों का मूल्यांकन अंकों में ना करके प्रतीकों या संकेतों या चिन्हों में किया जाना चाहिए, जैसे ग्रेड्स वगैरह देते हैं ना आप, वैसे होना चाहिए। इन्होंने कहा कि निबंधात्मक परीक्षा के आधार पर वस्तुनिष्ठ परीक्षा होनी चाहिए, यानी कि जो आपका सब्जेक्टिव मोड है वैसे एग्जाम्स नहीं होने चाहिए। बच्चों के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में होने चाहिए, ऑब्जेक्टिव एग्जाम होने चाहिए। प्रत्येक विद्यार्थी का विद्यालय अभिलेख रखा जाना चाहिए, जिससे में विभिन्न क्षेत्रों के किए गए कार्यों का उल्लेख हो। विद्यार्थियों के कार्य का अंतिम मूल्यांकन करते समय केवल बाह्य परीक्षाओं को ही आधार नहीं बनाया जाना चाहिए, अपितु उनके कक्षा कार्य, आंतरिक परीक्षा और विद्यालय अभिलेखों को भी समुचित महत्व दिया जाना चाहिए। व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा पर क्या बोला गया? तो देखिए, इसने ये यहाँ पर भी अपने संबंध में कुछ सुझाव दिए। व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने कहा कि किसी भी एक हस्त कार्य की शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए, यानी वो इसलिए होनी चाहिए कि मान लीजिए आपकी पढ़ाई करके नौकरी नहीं लगी तो आप अपना वो काम तो कर ही सकते हो एटलीस्ट, है ना। उसके बाद में बहुउद्देशीय स्कूलों की स्थापना की जानी चाहिए, जिनमें विभिन्न हस्तकलाओं की शिक्षा की व्यवस्था हो और पर्याप्त संख्या में पॉलिटेक्निकल और टेक्निकल स्कूलों की स्थापना की जानी चाहिए। बड़े बड़े नगरों में केंद्रीय तकनीकी संस्थाएं खोली जानी चाहिए जो कई स्थानीय स्कूलों की आवश्यकताओं को पूरा करें। इस तरीके से स्त्री शिक्षा को लेकर के, धार्मिक और नैतिक शिक्षा को लेकर के, शिक्षकों की स्थिति में सुधार को लेकर के जो आपका मुदालियार आयोग था इसने क्या क्या कहा, आइए समझते हैं। जो शिक्षकों की स्थिति में सुधार के लिए उन्होंने कहा, जो टीचर्स के पर्सपेक्टिव से कहा, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है ना। तो इन्होंने कहा कि संपूर्ण देश में शिक्षकों के चयन और नियुक्ति की एक ही प्रणाली होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब जो भी आप टीचर रखोगे उसका अपना सेम क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो हमारे मामा का लड़का है तो हम उनको बढ़ती भरे दे रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। शिक्षकों का परीक्षण काल 1 वर्ष का होना चाहिए। माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक प्रशिक्षित स्नातक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त होने चाहिए। साथ में शिक्षकों को त्रिमुखी लाभ योजना अर्थात प्रोविडेंट फंड, पेंशन और जीवन बीमा आदि की सुविधाएं मिलनी चाहिए। उनको बालकों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए। उन्हें स्वास्थ्यवर्धक स्वास्थ्य में जाने के लिए शिविर, शैक्षिक गोष्ठियाँ व सम्मेलनों में भाग लेने के लिए यात्रा व्यय और उनके निवास की व्यवस्था विद्यालयों में के निकट ही की जानी चाहिए। स्वास्थ्य और योग्य अध्यापकों का रिटायरमेंट की जो एज दी गई है वो 60 वर्ष इन्होंने दी है। समान योग्यता व समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए, ये भी बहुत अच्छी बात है। ऐसा नहीं है कि लड़की वही जॉब कर रही है तो आप उसको 2000 रुपया दो, लड़का वही जॉब कर रहा है तो उसको 5000 रुपया दो, ऐसा नहीं है। जॉब का अगर प्रोफाइल सेम है, ग्रेड सेम है तो सेम आपको रुपये मिलेंगे, सेम आपकी चीज़ें ठीक होंगी। वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए शिक्षकों के वेतन के संबंध में सुझाव देने के लिए सरकार को विशेष समितियां नियुक्त भी करनी चाहिए। आप देखिए प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज की फीस में कितना डिफरेंस होता है। प्राइवेट वाले 6000 7000 देंगे और खून पी जाएंगे, और गवर्नमेंट वाले 60000 देंगे तब भी खून नहीं पिएंगे, है ना। बस अगर आप अपना काम अच्छे से कर रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं होती है। फिर इसके में टीचर्स ट्रेनिंग से रिलेटेड इन्होंने कहा कि शिक्षण प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम के 2 प्रकार के होने चाहिए, है ना। इन्होंने कहा कि एक उनके लिए जो माध्यमिक शिक्षा प्राप्त है, यानी कि जो माध्यमिक शिक्षा ले चुके हैं उसके लिए टीचर ट्रेनिंग हो, और दूसरा उसके लिए टीचर ट्रेनिंग होनी चाहिए जो ग्रेजुएशन कर चुका हो। उसके बाद में माध्यमिक शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण काल 2 वर्ष का होना चाहिए और स्नातकों के लिए प्रशिक्षण की अवधि 1 वर्ष होनी चाहिए, लेकिन बाद में ये अवधि 2 वर्ष भी कर दी गई थी। ठीक, उसके बाद प्रशिक्षण विद्यालय में विद्यार्थियों को किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए और उन्हें राज्य की ओर से छात्रवृत्ति भी मिलनी चाहिए। उसके बाद में विद्यालय में छात्रावास की भी व्यवस्था होनी चाहिए। साथ में जो आपके अभिनव पाठ्यक्रम होते हैं, है ना, उसके बाद में आपके जो शॉर्ट इंटेंसिव कोर्सेज होते हैं जैसे लाइक गहने एंड पाठ्यक्रम जो भी चीज़ें हैं, और उसके बाद में कार्यशाला में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रैक्टिकल
ट्रेनिंग एंड वर्कशॉप्स, इन सब की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। ठीक, उसके बाद में ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैं इसको स्किप करते हुए चलूँगी। आयोग को अल्टीमेटली अगर देखा जाए कि अच्छा है नहीं अच्छा है, तो आयोग ने सर्वप्रथम माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारित किया। राष्ट्र की स्थिति एवं आवश्यकताओं की पृष्ठभूमि में माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारित करके आयोग ने एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया। विद्यार्थियों की व्यक्तिगत सामर्थ्य, क्षमताओं, योग्यताओं और रुचियों को ध्यान में रख करके पाठ्यक्रम में विविधता का आयोग का सुझाव अत्यंत मनोवैज्ञानिक और महत्वपूर्ण है। आयोग ने बहुधंधीय विद्यालयों की स्थापना का सुझाव देकर माध्यमिक शिक्षा को एक व्यवहारिक दिशा प्रदान की और इससे विद्यार्थियों को स्वावलंबित और आत्मनिर्भर बनने की आवश्यकता हुई। देखो अब ये सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको हर जगह देखने को मिलेंगे। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है कि नहीं आपको यहाँ से कुछ नया सीखने को मिलेगा, ये वही सब चीज़ें हैं। अगर मैं इससे पूछूं कि माध्यमिक शिक्षा के विकास में मुदालियर आयोग का क्या योगदान है, तो आयोग द्वारा दी गई सिफारिशों और सुझाव का विश्लेषण करने पर यह निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि आयोग के सुझाव अत्यंत विस्तृत, सारगर्भित और विद्वतापूर्ण, व्यवहारिक, साथ में उपयोगी और क्रांतिकारी थे। किसके भैया? माध्यमिक शिक्षा आयोग के, है ना। वर्तमान भारत की माध्यमिक शिक्षा के विकास में इन सुझावों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। वस्तुतः देश की वर्तमान माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था के विकास में इस आयोग ने अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज देश के माध्यमिक विद्यालयों का जाल बिछ गया है। माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में भारी परिवर्तन किया गया है। माध्यमिक शिक्षा में व्यवसायीकरण पर अधिक बल दिया गया है। अब ये चेंजमेंट्स होना है, लेकिन जब इससे पहले वाले बच्चे बैच जो थे उनमें कोई भी चेंजमेंट्स नहीं हुए थे। तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं भैया, कि माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा बताए गए शिक्षा के उद्देश्यों को सभी ने स्वीकार किया और उनको आज की परिस्थितियों में भी प्रासंगिक बताया है। ठीक है, तो कहने का आशय ये कि इन्होंने MCQs क्वेश्चन पर, जैसे कुछ मेन पॉइंट्स याद रखो, जैसे इन्होंने MCQs क्वेश्चन पर विशेष महत्व दिया। इन्होंने कहा जो 11th वाले बच्चे हैं उनको हम TGT वगैरह के साथ जोड़ देंगे और जो 12th वाले बच्चे हैं उनको आप अलग पढ़ाओ। इस तरीके की चीज़ें कही है ना। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो आप अच्छे से पढ़ करके बहुत अच्छे अपने नंबर ला सकते हैं। अगर आपने अभी तक बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, तब भी अगर आप इन क्लासेस को अभी से देखना शुरू कर दोगे ना, तो भी बहुत अच्छा काम कर पाओगे। आई बात समझ? अगर समझ में आ गई तो फटाफट से एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए। अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, लव यू माय डियर क्लास। अपना ध्यान रखिएगा।